साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना चाह रहे थे, लेकिन अति व्यस्तता के चलते वो नहीं आ पाए। फिलहाल हमारे साथ वो सीधा जुड़ रहे हैं लाइव और उनसे हम सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। विजय कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत। और अब से कुछ देर पहले रामनाथ जी भी हमारे साथ जुड़े थे, वो भी अफसोस जाहिर कर रहे थे कि ये हिस्सा नहीं बन पाए। सबसे पहले हमारे इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम आपके जी न्यूज़ और तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने बड़ा ही मौजू या प्रासंगिक विषय मुद्दे को चुना है कि हमारा बिहार आत्मनिर्भर कैसे बने या आत्मनिर्भर बिहार बनाने की दिशा में जो सरकार के प्रयास चल रहे हैं। स्वाभाविक रूप से अगर आप अपने चैनल के माध्यम से इस विषय पर या इस मुद्दे पर बिहार की जनता का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास है और हम समझते हैं कि इसका काफ़ी सकारात्मक प्रभाव आम लोगों पर भी पड़ेगा और सरकार की नीतियों के निर्माण में या उनके फिर क्रियान्वयन में या आप लोगों के बीच जाके उनकी राय भी अगर लाते हैं, उनकी राय भी दिखाते हैं, तो उससे सरकार की नीतियों को बनाने में भी हमारा कुछ मार्गदर्शन होगा। इसलिए बिल्कुल, देखिए, हम तो लगातार निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से अपनी बात को रखते ही हैं। हमने कहा भी है, हम किसी पक्ष के साथ नहीं हैं, हम किसी के विपक्ष में नहीं हैं। हम अगला सवाल इस रूप में आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके पास शिक्षा मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी है और सरकार लगातार प्रयास भी करती रही है, खासतौर पर लड़कियों को कैसे उचित शिक्षा दी जाए, घरों से बाहर कैसे निकले, उसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने अपने विजन के तौर पर कई योजनाओं की शुरुआत भी की है। अब चूंकि आप शिक्षा मंत्री बने हैं, पिछले काम को आगे बढ़ाना और आपको अपने विजन के तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को, छात्रों को सुविधाएं पहुंचानी, इसको लेकर क्या कार्य योजना है आपकी? इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिक्षा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विभाग या क्षेत्र है। वैसे तो हम 2010 से 15 तक वाले सरकार में भी मंत्री रहे थे, लेकिन उस समय हमारे पास मुख्य रूप से जल संसाधन, कृषि या फिर पशुपालन एवं अन्य विभाग थे। इस बार भी शुरू में तो कई विभाग थे, लेकिन अभी जब सरकार का गठन पूर्ण रूप से कर लिया गया है तो हमें शिक्षा विभाग का जिम्मा माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है और मुझे प्रसन्नता है कि यह एक बहुत ही अहम विभाग है। हम सभी जानते हैं कि समाज के विकास की रीढ़ शिक्षा ही होती है। अगर समाज शिक्षित नहीं होगा तो हम विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से शिक्षा का बिहार को विकास के रास्ते ले चलने में हो और बिहार में अगर विकास होगा तभी तो यह आत्मनिर्भर बनेगा। आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब विकास होगा और विकास तभी होगा जब हमारे प्रदेश के दूर देहात तक शिक्षा का समुचित प्रचार और प्रसार होगा। आपने ठीक ही कहा कि महिलाओं या लड़कियों की शिक्षा के लिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विशेष प्रयास किए हैं, जिसकी सराहना न सिर्फ अपने प्रदेश में बल्कि पूरे देश में या यूं कहें तो पूरे विश्व में हुई है। चाहे मुख्यमंत्री साइकिल योजना हो, बालिका साइकिल योजना या मुख्यमंत्री पोशाक योजना हो, इन सब नीतियों के कारण जो लड़कियों में शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है वह प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय है। इसकी कॉपी या इसके कहिए इसके अनुसरण में दूसरे प्रदेशों में भी इस नीति को अपनाई जा रही है। और आपने देखा होगा कि लड़कियां जब शिक्षित होती हैं, महात्मा गांधी ने ही कहा था
कि जब लड़के शिक्षित होते हैं तो सिर्फ एक इंडिविजुअल या एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन अगर लड़कियां या महिलाएं शिक्षित होती हैं, एक लड़की शिक्षित होती है तो एक परिवार शिक्षित होता है, क्योंकि किसी भी परिवार के गतिविधि या क्रियाकलाप की धुरी महिलाएं ही होती हैं। अगर महिलाएं शिक्षित हैं तो उस घर के बच्चे अशिक्षित रह ही नहीं सकते हैं। और इन सब चीज़ों के मद्देनज़र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ये एक बेहतरीन योजना बनी है कि हर पंचायत में हम एक +2 विद्यालय खोलेंगे, और ये विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा को ध्यान में रख के किया गया है। और लड़कियां जब शिक्षित हो जाती हैं तो कई तरह के बीमारियों या कई तरह के मतलब कहिए कमजोरी का इलाज खुद ब खुद हो जाता है। चाहे छोटा सीमित परिवार की बात हो या परिवार की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने की बात हो, ये सब खुद ब खुद लड़कियों की शिक्षा के साथ एक परिवार में ये पहुंच जाता है। और लड़कियों की शिक्षा से तो समझिए पूरा समाज आलोकित होता है। लड़कियों की या महिलाओं की आबादी आधी आधी है, और अगर लड़कियां ही जो आज तक शिक्षा में पीछे थी तो स्वाभाविक रूप से हमारी आधी आबादी ही पिछड़ रही थी। इन सब चीज़ों के मद्देनज़र सरकार ने जो कार्यक्रम बनाए हैं उसके नतीजे भी अब सामने आने लगे हैं, और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में जब इन नीतियों का और भी कारगर ढंग से क्रियान्वयन होगा तो और भी फलदायी होगा। और हमने शिक्षा विभाग का पदभार ग्रहण करते ही इन सब चीज़ों को पर ध्यान देने का हमने लक्ष्य बनाया है। और शिक्षा में गुणात्मक सुधार, जो हमारा शैक्षिक माहौल है पूरे प्रदेश का, उसको हम बेहतर बनाएंगे। शिक्षकों की जो समस्याएं हैं हम उसको दूर करेंगे, और साथ ही हम सभी शिक्षकों से भी अपील करेंगे कि आने वाले समय में वो अपना 100% जो कहते हैं अपने प्रयास का 100% जी वो दें, जिससे कि हमारे प्रदेश के बच्चे अच्छे ढंग से शिक्षित हो सके। लेकिन देखिए माननीय मंत्री जी, सवाल यहाँ पर ये है, मेरे बच्चों के लिए स्कूल की इमारत बन गई, भवन बन गया, उनको किताबें मिल रही हैं, बच्चियों को साइकिल मिल रही हैं, वो सब बातें ठीक है, मिड डे मील उनको मिल रही है। लेकिन इस मंच के जरिए, चूंकि आप जुड़े हैं हमारे साथ, यहाँ जो लोग मौजूद हैं, जो टीवी पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज पर जो यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, वो सुनना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। टीचर बहुत जरूरी होता है, वही बच्चों को पढ़ाता है। उस टीचर की नियुक्तियों की बहाली का क्या है सर, कब होगी उनकी बहाली? शिक्षकों की नियुक्ति बहुत जल्द होने वाली है, और हम समझते हैं कि कब, वही बताइए ना। तमाम अभ्यर्थियों से लेके हमारे प्रांत के नागरिकों को पता होगा, या हम बताना चाहते हैं कि हम लगभग 94,000 शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं, जो प्राथमिक विद्यालय वाले स्टेज में, और फिर लगभग 34,000 शिक्षक माध्यमिक स्तर में भी हम बहाल करने वाले हैं। दोनों की प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से चल रही है। कुछ न्यायालय के मामले के कारण, एक मामला न्यायालय में है, उसी के कारण इस जो यह प्रक्रिया चल रही थी उसको रोका गया है। लेकिन हम समझते हैं कि जिस मुद्दे को लेकर न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है, हम लोगों ने सरकार की तरफ से न्यायालय को बताया है कि वह सरकार का भी मानना है कि आरक्षण की नीति, चाहे विकलांग का हो, महिलाओं का हो, पिछड़ों का हो, चाहे दलित महादलित का हो, सरकार 100% अक्षरशः उनका अनुपालन और उनको लागू करना चाहती है। उसमें हम लोग कोई कोताही, कोई कमी नहीं करना चाहते हैं। इसलिए आरक्षण के सारे प्रावधानों को लागू करते हुए हम न्यायालय से इजाज़त लेके बिल्कुल बहुत शीघ्र
ये नियुक्तियां करने का है। उम्मीद भी हम यही करते हैं और इस आश्वासन पर भरोसा भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी आपसे बात कर रहे थे इससे पहले स्थानीय डॉक्टर अजय झा जी भी हमारे साथ जुड़े थे, राजेश झा जी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने यहाँ पर कुछ बातें उठाई थी और अपने डॉक्टर बिरादरी से आग्रह किया था कि संभावनाएं हैं। आपकी सरकार भी मेडिकल कॉलेज तो लेकर आई है, लेकिन फिर वही सवाल है कि मेडिकल कॉलेज आने से ही सब कुछ नहीं होता, सुविधाएं भी होनी चाहिए, सुविधाओं के साथ साथ रोजगार के अवसर भी होने चाहिए। इस लिहाज से हम कैसे माने कि मेडिकल कॉलेज आ गया है तो चीजें बदल रही हैं? समस्तीपुर में विकास के काम काफी हुए हैं। सच पूछते हैं तो जो किसी भी नागरिक की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, सड़क, बिजली, पानी की, आप पूरा जिला घूम लीजिए, दूर से दूर देहात में भी अब आपको सरकार के द्वारा बनाई गई सड़कें, 20 से 22 घंटा बिजली, हर पंचायत में, या यूं कहें कि हर पंचायत के हर वार्ड में पीने का शुद्ध पानी गरीब से गरीब टोले में, मोहल्ले में आपको मिल रहा है। ये तो आधारभूत मतलब जो आवश्यकता होती है, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार ने ये सब सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। उसके अलावा भी जो वहाँ मेडिकल कॉलेज है उसकी स्थापना हम लोगों ने कराई है ज़िले में, सराय रंजन में। इसी तरीके से इंजीनियरिंग कॉलेज भी बन रहे हैं, ITI कॉलेज कई प्रखंडों में बन रहे हैं। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें, विकास के काम ज़िले में हो रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि समस्तीपुर ज़िला एक कृषि प्रधान इलाका है और यहाँ पर समझिए आज़ादी से भी पहले पूसा में राजेंद्र एग्रीकल्चरल कॉलेज की स्थापना हुई थी। अंग्रेज़ों के ज़माने में ही यहाँ की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को देखते हुए या यहाँ के मिट्टी में जो उपजाऊपन है उसको देखते हुए उस समय यहाँ कृषि विज्ञान से संबंधित केंद्र स्थापित किया गया था। और आज भी सब लोग जानते हैं कि शायद ही कोई ऐसा फसल हो, चाहे अनाज हो, चाहे दलहन हो, तिलहन हो, नगदी फसल हो, तंबाकू हो, मिर्चा हो, कोई भी ऐसा फसल नहीं है जो समस्तीपुर ज़िला में नहीं उपजता है। सभी फसलें यहाँ निकलती हैं और यहाँ के किसान भी बहुत ही मेहनती और परिश्रम करने वाले हैं। आपको शायद सुन के अच्छा लगेगा कि पूरे इधर उत्तर में नेपाल की तराई से लेके पूरब में जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी से आगे, वो सभी समस्तीपुर की उपजाई सब्जियां ही खाते हैं। रोज़ सुबह में 50 ट्रक सब्जी इधर जयनगर से लेके, नेपाल के तराई से लेके और इधर सिलीगुड़ी तक जाती है और वहीं से पूरे उत्तर पूर्वी भारत में सब्जी की सप्लाई होती है। जी, यहाँ के किसान मेहनती हैं। मैं सवाल, ठीक है, आप अपनी बात करिए पहले, फिर सवाल लेता हूं। उपजाऊ है, इसलिए कृषि आधारित उद्योग की भी संभावनाएं हैं और उसके आलोक में वहाँ कई जो किसानों को कोल्ड स्टोरेज के अभाव में जो असुविधा होती थी, आप देखिए पिछले 5-10 वर्ष के अंतराल में कई कोल्ड स्टोरेज बन गए हैं, जिससे किसानों को अब जो पेरिसेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे टमाटर है, गोभी है, आलू है या फल हैं, इन सब चीज़ों के भंडारण की सुविधा मिल गई है। और किसान अगर फसल के समय में अपने उत्पाद का भंडारण कर लेते हैं तो जो सही समय होता है उनको बेचने का, जिसमें उनको अच्छी कीमत, अच्छा दाम मिल जाता है, तो वो सुविधा मिल जाती है तो किसानों की आय बढ़ जाती है। उससे भी अधिक जो समस्तीपुर जिला के मेहनती किसान को फ़ायदा पहुंचाने की बात है, आज हमारे ज़िले के किसान सबसे अच्छा महसूस कर रहे हैं, उनकी सबसे अधिक मदद हो पा रही है। जो सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए डेडिकेटेड बिजली फीडर बनाया है और पटवन का काम किसान अगर बिजली में मोटर लगा के करते हैं तो समझिए खेती की लागत, पूंजी
या उसका खर्च ही काफ़ी कम हो जाता है। और जब खर्च काफ़ी कम हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से किसानों की आमदनी बढ़ जाती है। सर ठीक, इसलिए सरकार जो किसानों की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल आप सरकार में हैं, वरिष्ठ आप विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं। किसानों की चलिए मैं बात करते हुए आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, एक वक्त ऐसा होता है मॉनसून में कि पानी इतना होता है कि हम हाय पानी करने लगते हैं, और दूसरी तरफ जब सिंचाई का वक्त आता है तो किसान फिर हाय पानी करने लगते हैं, पानी नहीं मिल पाता है उनको। पटवन बिजली के जरिए हो वो बात सही है, लेकिन सिंचाई सही तरीके से सुचारू रूप से हर खेत को पानी मिले, वो भी व्यवस्था होनी चाहिए सर। अभी तो आपको पता होगा कि अभी जो 2020 से 25 की जो सरकार है ये, इसमें 7 निश्चय 2 जो हम लोग लागू कर रहे हैं, उसका सबसे महत्वपूर्ण निश्चय हर खेत को सिंचाई का पानी पहुंचाना है। और उस दृष्टिकोण से जल संसाधन विभाग ही उसकी नोडल एजेंसी या नोडल डिपार्टमेंट है। तो हमने उसको भी देखा है कि अभी उसका प्रारंभिक कार्य जो है, जिसमें जल संसाधन विभाग के अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी और भी विभागों के अधिकारीगण मिल के सभी प्लॉट का सर्वे कर रहे हैं। ये सुन के आपको बहुत खुशी होगी कि एक एक प्लॉट पर जाकर सर्वे करने का ये निर्णय है, और उसमें हमारी रही है। और वहाँ पर क्या सिंचाई के साधन हैं, वहाँ पर कोई पहले से सिंचाई की व्यवस्था है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो वहाँ पर क्या व्यवस्था हो सकती है, इन सब चीज़ों के अध्ययन और आकलन के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। इसमें तो हम आप ही के चैनल के माध्यम से अपने जिला से लेके, यानी समस्तीपुर जिला से लेके पूरे प्रदेश के किसानों से भी अपील करते हैं कि आप सबके गांव में, आप सबके खेत पर सरकार के कर्मचारी जाएंगे, वहां सिंचाई की सुविधाओं का अध्ययन और आकलन करने के लिए। जी, आप सभी आवश्यक सहयोग उसमें दीजिए और आपके माध्यम से सही जानकारी आ जाएगी। उसी के आधार पर फिर सरकार की योजना बनेगी और हर खेत को सिंचाई मैं बिल्कुल मैं बात समझ रहा हूं, लेकिन देखिए आपने जो तमाम बातें कही हैं विजय चौधरी जी, इस बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे ना, तो इन विधानसभा चुनाव में एक मंत्र ये निकल कर आया था कि 15 साल बनाम 15 सरकार की टक्कर हो रही है, और जहां पर 15 साल के बेहतर काम हुए उस आधार पर जनता चुनकर भेजे। और आपकी सरकार को, डबल इंजन की सरकार को जनता ने चुना है। लेकिन हम ये आश्वासन ये कहें, या फिर आप अगली बार जब चुनाव में जाएंगे तो फिर आप 15 साल बनाम 15 साल के जुमले पर या वादे पर या बातों पर नहीं जाएंगे, आप 15 साल बनाम 20 साल की बात करेंगे। इसलिए फर्क भी बड़ा दिखना चाहिए। और जो इस मंच के जरिए आपने बात कही है शिक्षा के क्षेत्र में और किसानों की भी, उस बात को जरूर आप उठाइएगा और इसको आगे यूं ही लेकर जाना जिम्मेदारी है, चूंकि जनता बहुत सजग है, बहुत जागरूक है, और वो यहां जरूर चाहती है कि काम हो और वो दिखाई भी दे। बहुत बहुत शुक्रिया विजय चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मैं धन्यवाद करते हुए विजय चौधरी जी को इधर मंच पर आमंत्रित कर